दोस्तों, वेलकम टू इवन एकेडमी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट में फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट पेज इतिहास, जिसमें कि हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत का संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन काबिले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी इसे क्या करते थे? सिंधु नदी के नाम से इसको जोड़ते। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। मध्यकाल में इसका देश को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाता था। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा का इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अंग्रेज थे किस भाषा के आधार पर भारत को इंडिया कहते थे? तो यूनानी भाषा के आधार पर कहते थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपी परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। देख लेते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोग के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है, क्या नाम है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन एंड काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग ही उसको 3 भाग में बांटे हुए हैं। बाकी उसका कोई वर्गीकरण नहीं था कि नहीं प्राचीन इतिहास, ये इतिहास, वो इतिहास, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग को पढ़ने में सुविधा हो उसके लिए हमने क्या किया, अपने इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगेन नोट दिया है, इसमें क्या लिखा है उसको देखते। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का से श्रेय जो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। वो क्या किए, इसको 3 भाग में बांट दिए, जो कि हम लोग को आसानी हो पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं प्राचीन भारत में क्या क्या हमको पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत क्या क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों की विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये हमको 4 जगह से पता चलता है कि कहाँ से हम कहाँ से इतिहास को एक। अब देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नियत तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। हम लोग देखते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देता है कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। इस वेद से एक आर्य की राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, तीसरे मंडल में कौन है? तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाएं हैं तो उसको क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चतुस्वर्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषुत्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट में देखिए क्या लिखा है। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों के प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा अधन्य शब्द का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है गाय से